नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक बेहतरीन पदों के लिए बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन फिर से रिलीज कर दिया गया है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके साथ ही दोस्तों आपको क्लियर करेंगे कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होने चाहिए, इसके एग्जाम में क्या सभी चीज रहने वाले हैं, सारा कुछ इसमें क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्लियर करें दोस्तों, आज से एक मंथ पहले आपको बताए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही ईस्टर्न रीजन में आया था, ठीक है। ईस्टर्न रीजन के लिए उस दिन बताए थे, लेकिन आज जो बता रहे दोस्तों ये नॉर्दर्न रीजन के लिए निकाला गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। वो वैकेंसी अलग था और ये वैकेंसी आपके लिए अलग रहने वाली है, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं तो वो भी वैकेंसी को आपको देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आज बात करेंगे, इसमें कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा। बस चीजों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वीडियो आपको सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलते हैं आगे और सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसे भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जिसे आप कहते हैं। इसके अंदर ये वैकेंसी आपकी रहेगी, जिसमें कि रिक्रूटमेंट देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए रहेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए रहेगा, जिसमें आप देखना चाहें रीजन तो दोस्तों नॉर्दर्न रीजन के लिए रहेगा। ये क्लियर इसमें पहले ही बता दिया गया और फिर से बार बार रिपीट आपको कर दिया, कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। वो ईस्टर्न रीजन के लिए था और ये नॉर्दर्न रीजन के लिए रहा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बता दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रीजन हेडक्वार्टर के द्वारा नॉर्थ रीजन में आपको आमंत्रण भेजा गया है एप्लीकेशन के लिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और एलिजिबल कैंडिडेट्स वही होंगे जो यहाँ आते हैं दोस्तों चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके साथ दोस्तों उत्तराखंड। इन सभी स्टेट के कैंडिडेट से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, चीजों को समझना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सीनियर असिस्टेंट के लिए रहेगा, जिसमें ऑफिस लैंग्वेज के लिए वर्क रहेगा। और उसके बाद सेकेंड देखा जाए तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए वर्क रहेगा, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए रहेगा। उसके बाद लास्ट देखा जाए दोस्तों तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, फायर सर्विस के लिए उस दिन भी दिया गया था और आज भी इसमें पद दिया गया है, ठीक है। और ये रीजन अलग है, वो रीजन अलग था, ये भी आप क्लियर समझ लीजिए। इसके लिए आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया, लेकिन इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें तो दोस्तों इसका डेट तो 4 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख दोस्तों 5 मार्च 2025 रहने वाली है। इसके बीच में जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे और इस स्टेट से जो भी कैंडिडेट्स आते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट की। तो एग्जामिनेशन डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है, जैसे इसका इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पोस्ट के बारे में, ठीक है, डिटेल ऑफ पोस्ट की। तो सबसे पहला पोस्ट होगा दोस्तों सीनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें कि ऑफिस लैंग्वेज के लिए वर्क रहेगा, जिसमें टोटल पोस्ट आपका 4 रहने वाला है, ठीक है। जिसमें कि आपका जनरल में एक रहेगा, एसटी के लिए एक रहेगा, ओबीसी के लिए एक और ईडब्ल्यूएस के लिए एक रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके बांटा गया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड देखा जाए सीनियर असिस्टेंट के लिए अकाउंट का वर्क रहेगा। इसमें 21 पोस्ट दिया गया है, जिसमें कि सभी कैटेगरी में अलग अलग, जनरल के लिए 10, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 रहेगा, ओबीसी के लिए 5 रहेगा, मतलब इस तरह से आपका बांटा गया है। थर्ड देखा जाए दोस्तों सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए बात करेंगे, इसमें 47 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट देखा जाए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, तो सबसे अधिक इसी में दिया गया है, 152 पोस्ट दिया गया, ठीक है। इसमें ये सभी आपके पोस्ट रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा। तो सैलरी भी अच्छा खासा दोस्तों इसमें रहता है। जैसे कि सबसे पहले सीनियर असिस्टेंट के लिए बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 36,000 मिनिमम दिया गया है, लेकिन इसमें दोस्तों हाईएस्ट की बात करें तो 1,10,000 तक जाएगा, लेकिन 36,000 जो दिया गया। उसके बाद दोस्तों HRDA जो वगैरह जो होता है वो सभी मिलेगा, मेडिकल आपका वहां पे मेडिकल के लिए भी दिया जाता है, वो सभी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे 50 प्लस ही आपका सैलरी रहता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेकेंड के लिए बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 92,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है, हाईएस्ट सैलरी भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कि आपका एज क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम एज आपको इसमें बता दिया है कि 30 ईयर आपका होना चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के जो भी छात्र हैं सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इसमें अपर एज लिमिट में छूट भी दिया गया है। जो कैंडिडेट SC/ST में आएंगे उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट रहेगा। जो कैंडिडेट या सर्विसमैन में आते हैं उनके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट रहेगा, ये सभी मिलने के बावजूद भी। उसके बाद जो कैंडिडेट अभी रेगुलर में वहां पे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए हाईएस्ट 10 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा लगभग 40 साल तक आपका जा सकता है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस समझ लेते हैं। थोड़ा यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है। बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, इसलिए आप चीजों को देख लीजिए, यहीं पे आपको सारा कुछ समझा देते हैं, ठीक है।
सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों सीनियर असिस्टेंट के लिए। तो सीनियर असिस्टेंट में मास्टर इन हिंदी आपका होना चाहिए, हिंदी से मास्टर डिग्री आपका होगा, उसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन या तो हिंदी सब्जेक्ट आपका मास्टर होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए, उसके अलावा वो नहीं है तो ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी, इंग्लिश हो या हिंदी दोनों आपका कोई भी चल सकता है, इसमें क्लियर बताया गया है। मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश में कोई भी हो, इसके अलावा भी वो भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे भी मास्टर डिग्री आपका रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश में कोई भी है और मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फर्स्ट पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखा जाए तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस क्या रहेगा तो दोस्तों इसमें जो बताया गया ऑफिस लैंग्वेज का वर्क सीनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसका भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इससे रिलेटेड, ये चीज आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों सेकेंड पोस्ट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट का वर्क रहेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको बता दिया गया जो ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए हुए जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बीकॉम आपका होना चाहिए, बीकॉम से जो कंप्लीट किए हुए ग्रेजुएशन वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेकंड पोस्ट के लिए, जिसमें कि कंप्यूटर लिटरेसी का आपको ज्ञान होना चाहिए एमएस ऑफिस में, ये भी आप क्लियर समझ गए हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, इसमें भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें अकाउंट का वर्क आप किए हुए हैं कहीं पे भी तो इसमें एलिजिबल होंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड के लिए बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक में ये रहेगा, तो इसके लिए आप डिप्लोमा किए हुए इलेक्ट्रिकल से, टेलीकम्युनिकेशन से, रेडियो इंजीनियरिंग से, तो इन सभी में से कोई भी आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, कहीं से भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके साथ एक्सपीरियंस की बात कर लेंगे, इसमें भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं वर्क आप किए हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें दोस्तों फायर सर्विस का आपका वर्क रहेगा, नाम से ही आप समझ गए आपका क्या वर्क होगा। इसमें दोस्तों मिनिमम योग्यता 10th पासिंग जो कैंडिडेट वो सभी इसमें एलिजिबल होंगे। उसके साथ दोस्तों 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कि आपको ट्रेड बता दे तो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड फायर, इन तीनों में से कोई भी डिप्लोमा आप किए हुए 10th करके तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, या फिर ये नहीं किए हुए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप 12th किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो नहीं है तो दोस्तों मीडियम व्हीकल लाइसेंस आपका है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 साल पुराना आपका मतलब वो लाइसेंस होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट जब रिलीज किया गया उससे 1 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए, तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो दोस्तों एलएमवी आपका होना चाहिए, मतलब लाइट मोटर व्हीकल का भी लाइसेंस है तो भी चलेगा इसमें, लेकिन 2 साल पुराना आपका होना चाहिए। ये भी आप क्लियर समझ गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा तो ध्यान से समझिएगा, और सिलेबस आपका क्या होगा। सबसे पहला पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज के लिए बात करेंगे तो इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपका होगा रिटेन एग्जाम, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहला आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें कि ड्यूरेशन आपका 2 आवर का आपका ये टाइमिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट जैसे ही करेंगे उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी का आपको टेस्ट लिया जाएगा एमएस ऑफिस में, ठीक है, हिंदी का होना चाहिए, जिसमें कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपका जो बेसिक मेरिट जो बनेगा ये रिटेन एग्जाम के बेसिस पे ही बनेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होगा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें समझ लेते दोस्तों, इसमें नीचे भी बता दिया कि जो भी कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में अपेयर होंगे और जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट रहेगा, ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। नीचे समझ लेते हैं दोस्तों सिलेबस इसमें क्या होगा, तो सिलेबस आपका जनरली रहता है, जैसे कि फर्स्ट समझ लीजिए, इसमें अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों तो 50 जो होगा जो क्वालिफिकेशन आप दर्शाए उससे रहेगा, और दोस्तों जो 50 क्वेश्चन होगा आपका वो आपका जो इसमें देखिए जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, 50 क्वेश्चन इन सभी को मिला के रहेगा। और 50 क्वेश्चन होगा दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पे दर्शाएंगे उससे पूछा जाएगा, ये आप क्लियर समझ गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें भी एक चीज बता दिया कि 50% कम से कम जनरल इरेगुलर्स ओबीसी में जो आते हैं उनको लाना होगा कम से कम 50% मार्क्स, तभी कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में उनको बुलाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड के लिए भी बात कर रहे हैं तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए, तो इसमें भी सबसे पहला रिटेन एग्जाम ही आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके लिए भी आपका 2 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इसमें भी आपका होने वाला है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें भी उसके बाद सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें भी वही चीज बताया गया कि जो कंप्यूटर टेस्ट को मतलब क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में बुलाया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
सिलेबस की बात करें तो इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन जो होगा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दर्शाए हैं इसमें, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप फॉर्म भरेंगे उससे 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन जो बचेगा, 30% क्वेश्चन वो जनरल नॉलेज से, जनरल इंटेलिजेंस से और जनरल एप्टीट्यूड से एंड इंग्लिश से, इन सभी से मिला के आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। ये चीज आप समझ गए। इसमें भी कम से कम 50% मार्क्स लाएंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा पाएंगे। उसके बाद दोस्तों थर्ड के लिए बात करेंगे, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो दोस्तों इसमें भी आपका सबसे फर्स्ट होगा रिटेन एग्जाम, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद 2 घंटा इसमें टाइम दिया जाएगा। इसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सिलेबस की बात कर लें तो इसमें भी वही चीज रहेगा। 70% जो आपका क्वेश्चन होगा, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से 70% जो क्वेश्चन होगा जो रिलेटेड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे पूछा जाएगा। उसके बाद 30% जो क्वेश्चन बच जाएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से पूछा जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी आपको 50% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आप मतलब अगले स्टेप के लिए जा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों समझ लेते हैं 4 नंबर, देखिए जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। फायर सर्विस में क्या था, इसमें डायरेक्ट एक ही स्टेज था कि रिटन एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड करके होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, जिसमें कि 2 घंटा का आपका टाइमिंग रहेगा। इसमें सिलेबस समझना चाहे तो दोस्तों देखिए 50% मार्क्स आप जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दर्शाएंगे उससे पूछा जाएगा। 50% जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से, आप जनरल इंग्लिश से आपका क्वेश्चन, ये सभी को मिला के 50% रहेगा। इन दोनों को मिला के ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद जैसे ये चीज को कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका इसमें फायर सर्विस के लिए स्पेशली बता रहे हैं, ये फायर सर्विस जो है इसके लिए आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल आप देंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखा जाए एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो भी कैंडिडेट्स जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आते हैं इन सभी के लिए 1000 रुपया रखा गया है, ठीक है। और जो वुमेन आते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST है, PWD है या सर्विसमैन है, इन सभी के लिए आपको फी नहीं रखा गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं, ये भी समझ गए। लास्ट फिर से समझ लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट। तो 4 फरवरी से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि अंतिम तारीख 5 मार्च 2025 रहने वाली है। इसके बीच में जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सेंटर कहां पे दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपके लिए रहने वाला है दोस्तों। आप जब फॉर्म इसमें भरना शुरू कीजिएगा तो उस समय आपको सेंटर वही चूज करना है जहां पे आप आसानी पूर्वक पहुंच सके और जहां पे आप एग्जाम देने में सक्षम हो पाए, वही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप टेंटेटिवली देख लेते हैं सिटी की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिल्ली एनसीआर आपका कहाँ रहेगा, आगरा रहेगा। उसके बाद कानपुर, लखनऊ, ये सभी आपके शहर रहने वाले हैं। जैसे कि बनारसी, देहरादून रहेगा, रॉकीज में रहेगा, जयपुर रहेगा, जोधपुर, कोटा, अम्बाला, ठीक है, बिलासपुर रहेगा। उसके बाद दोस्तों हैमरपुर, जम्मू, सांबा, अमृतसर, जो जालंधर रहेगा, मतलब ये सभी आप, चंडीगढ़, ठीक है। इन सभी में से कोई भी शहर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जगह को, और वहीं पे आपका एग्जाम भी होगा। बाद में आप करेक्शन वगैरह करेंगे इसको चेंज करने के लिए तो नहीं होगा, इसलिए सब चीज को सोच समझ के इसमें सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है, पूरा इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, हो सके आपसे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।